चीज हमें पता लगी, फ्रिक्शन कब पैदा होती है? whenever there is a कौन सा मोशन? रिलेटिव मोशन। कई बुक्स में आपको मिलेगा फ्रिक्शन पैदा होती है whenever there is a motion between two objects। नो, सिर्फ मोशन के कारण नहीं, मोशन होना कैसा चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन होना चाहिए, तभी फ्रिक्शन पैदा होती है। खैर, स्टेटमेंट से हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, मुझे फ्रिक्शन को अच्छे से समझना है, ये फ्रिक्शन चीज क्या है। तो लिखेंगे लिखेंगे देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। लिखेंगे देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नंबर वन, बोल रहे तीन प्रकार की फ्रिक्शन सब पढ़ेंगे। नंबर वन, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर टू, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड नंबर थ्री, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। हम तीन प्रकार से फ्रिक्शन को पढ़े, तीन प्रकार की फ्रिक्शन समझने वाले हैं। नंबर वन स्टैटिक, नंबर टू लिमिटिंग, एंड नंबर थ्री काइनेटिक फ्रिक्शन। समझते हैं व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? डिनोट कर रहा हूं स्मॉल एफ सबस्क्रिप्ट एस, एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है ये स्टैटिक फ्रिक्शन? अच्छा, इमेजिन करो मेरे पास, लेट्स से ये ब्लॉक था। लेट्स से मेरे पास ये ब्लॉक है, ग्राउंड पे पड़ा है। ये ब्लॉक है, ग्राउंड पे पड़ा है, और मैं इसे ना फोर्स लगा रहा हूं बाहर से। लेट्स से मैं इसको 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। मेरे पास ये बॉडी है कोई, मैं इसको 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये बॉडी हिल नहीं पा रही। क्यों नहीं हिल पा रही होगी? मैंने इसे 2 न्यूटन की फोर्स लगाई और ये बॉडी हिली नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ? पहला लॉ क्या बोलता है न्यूटन का? अ बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट जब तक उस पर क्या ना लगे, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स पर। तो सर लगा तो रहे हो अनबैलेंस, इस तरफ आपने 2 न्यूटन लगाई है, लेकिन ये तो स्टेट से अपने रेस्ट से मोशन में आई नहीं। इसका मतलब क्या है? किसी ना किसी फोर्स ने आके इसे बैलेंस कर दिया है। अगर बैलेंस फोर्स लगेगी तो इसका स्टेट चेंज नहीं होगा। सर वो किया किसने है? वो फ्रिक्शन ने किया है। यानी एक फ्रिक्शन की फोर्स आई होगी जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 न्यूटन ही रही होगी, ताकि मैं 2 न्यूटन फोर्स लगाऊं और बॉडी चल नहीं रही है। इसका मतलब है फ्रिक्शन ने भी ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी लगा के रखी है? 2 न्यूटन की ही फोर्स लगा के रखी है, और मेरा मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा। अच्छा सर, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर यही ब्लॉक मैं फिर से बनाऊं, ध्यान से देखना, अगर सर यही फोर्स मैं फिर से बनाऊं, मैं सर इसको ना अपनी फोर्स बढ़ा देता हूँ। लेट्स से मैं अब इसे 4 न्यूटन लगा रहा हूँ, ब्लॉक अभी भी नहीं हिल रहा। इसका मतलब क्या है? मैंने 4 न्यूटन की फोर्स लगा दी, सर ये ब्लॉक तो हिल ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ? किसी ने इस 4 न्यूटन की फोर्स को बैलेंस कर दिया होगा। किसने किया होगा? सर फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू को बढ़ा दिया होगा। ये भी 4 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, सर मैंने अपनी फोर्स और बढ़ा दी। मैं इस ब्लॉक को हिला के रहूंगा, मैंने बोला मैं तो अपनी फोर्स और बढ़ा रहा हूं, मैंने इसको 6 न्यूटन की फोर्स लगा दिया। देखा मैंने कहा ब्लॉक तो अभी भी नहीं हिल रहा। इसका मतलब फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट करके कितना कर लिया होगा? 6 न्यूटन कर लिया। यानी यहां से मुझे एक चीज पता लगी है, जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसको बचपन में एक और नाम से आप जानते थे। हम बोलते थे दिस फ्रिक्शन इज सेल्फ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है।
अब सर ये नाम क्यों पड़ा है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जब मैं 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था और बॉडी नहीं हिल रही, इसका मतलब है फ्रिक्शन भी कितनी लग रही है? 2 न्यूटन। मैंने अपनी फोर्स और बढ़ा दी, बॉडी अभी भी नहीं हिली, यानी फ्रिक्शन ने अपने आप को और बढ़ा दिया है। मैंने 6 न्यूटन की फोर्स लगाई, बॉडी अभी भी नहीं हिली, यानी फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट करके कितना कर लिया है? 6 न्यूटन का कर लिया। लेकिन सर ऐसे करते 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 एक समय आया जब मैंने इसको फोर्स बाहर से लगा दी, लेट्स से 6.1 न्यूटन। लेकिन फ्रिक्शन ने बोला भैया मेरी एडजस्ट करने की तो हद ही सिर्फ 6 न्यूटन। यानी अब इस पे बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स है। अब इसका मोशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। नाउ द मोशन स्टार्ट्स। और आप इसकी एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। अगर राइट की तरफ जा रहा है तो बड़ी फोर्स 6.1 माइनस 6 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट तो करती है। मैंने इसको धक्का दिया, नहीं हिला, नहीं दिया, अब हिलने लग पड़ा। यानी मैंने फोर्स इतनी लगा दी है जिसको फ्रिक्शन एडजस्ट नहीं कर पाई है। ये जो मैक्स, अच्छा फ्रिक्शन मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा पे? फ्रिक्शन ने मैक्सिमम कितनी कोशिश की रोकने की फोर्स को? 6 न्यूटन। इस मैक्सिमम फ्रिक्शन को नाम दिया जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग का मतलब ही यही है, फ्रिक्शन को अपने आप की बढ़ाने की जो लिमिट है। यानी जैसे ही मैं 6 से थोड़ी सी भी ज्यादा फोर्स लगा दूंगा, जिस केस में लगाइए 6.1, तो मेरा मोशन शुरू हो जाएगा। दिस फोर्स जो मैक्सिमम फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करती है उसको नाम दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम तो सर स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर ये ब्लॉक ऐसे पड़ा होता और मैं इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा, मैं इस पे 0 न्यूटन लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन भी कितनी लग रही होगी? 0 न्यूटन लग रही है। अब इस पे फ्रिक्शन कितनी लग रही है? तो 0 न्यूटन लग रही है। हाँ, अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाऊं और ये हिल नहीं रहा तो फ्रिक्शन ने अपने आप को कितना कर लिया है? 1 न्यूटन कर लिया है। यानी यानी स्टैटिक फ्रिक्शन होती क्या है? सर ऐसी फ्रिक्शन जो अपने आप को एडजस्ट करे। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? सर एक ऐसी फ्रिक्शन जो अपने आप को एडजस्ट करे डिपेंडिंग अपॉन मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैंने इस टेबल पे कोई फोर्स नहीं लगाई तो फ्रिक्शन भी 0 है। मैंने इस पे 2 न्यूटन लगाई, बॉडी नहीं हिली, तो फ्रिक्शन ने अपने आप को 2 कर लिया। मैंने इस पे 4 न्यूटन लगाई, बॉडी नहीं हिली, फ्रिक्शन ने अपने आप को 4 कर लिया। मैंने इस पे 6 न्यूटन लगाया, बॉडी नहीं हिली, फ्रिक्शन ने अपने आप को 6 कर दिया। तो मैं बोलूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 0 से लेके 6 न्यूटन तक कुछ भी। What is static friction? It is that friction which acts on the body to keep the body at rest. बॉडी को रेस्ट पे रखने के लिए जो फ्रिक्शन लग रही है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी को रेस्ट पे रखने के लिए जो फ्रिक्शन लगाई जा रही है बॉडी द्वारा उसको बोल रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी सर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेट थोड़ी है। स्टैटिक फ्रिक्शन की तो एक रेंज है। इस एग्जांपल में वो रेंज क्या है? फ्रिक्शन अपने आप को कहां से कहां तक एडजस्ट कर रही है? 0 न्यूटन से लेके 6 न्यूटन तक। तो काम थोड़ा आसान करने के लिए मैं ऐसे लिख दूं, सर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक होती है। यहां पर ये 6 न्यूटन है क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, इसका मतलब है मैं 0 से 10 न्यूटन तक जो मर्जी फोर्स लगाऊं ये बॉडी हिलने वाली नहीं है। ये अपने आप को एडजस्ट करती रहेगी फोर्स को 0 करने के लिए। लेकिन जैसे ही 10 से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगाई, उससे ज्यादा एडजस्ट ये बॉडी कर नहीं सकती, बॉडी चलना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो पहले डिफाइन करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ये बनाना बाद में लिखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है लिखेंगे, इट इज द फ्रिक्शन। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन लिखेंगे, इट इज द फ्रिक्शन विच एक्ट्स, it is the friction which acts to keep the body at rest. It is the friction which acts to keep the body at rest. ये वो फ्रिक्शन है जो बॉडी को रेस्ट पे रखने के लिए पैदा होती है। स्टार मार्क करके लिखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सर सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या हुआ है? कि जितनी फोर्स आप लगा रहे हो, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की औकात में है वो उतनी ही फोर्स लगाती जाएगी नेट फोर्स को क्या कर देने के लिए?
जीरो बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, FL. The maximum value of static friction is known as limiting friction. अब ये पूरी कहानी प्लीज बनाएंगे। सर बॉडी रेस्ट पे थी, मैंने 0 न्यूटन फोर्स लगाई, फ्रिक्शन भी जीरो थी, टोटल फोर्स जीरो, नहीं चली। मैंने 2 न्यूटन लगा दी बाहर से, फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट करके दो कर लिया, बॉडी अभी भी नहीं चली। बॉडी यहां पर भी रेस्ट पे थी, अभी भी रेस्ट पे थी, अभी भी रेस्ट पे थी, अभी भी रेस्ट पे थी। लेकिन जैसे मैंने इसकी औकात से ज्यादा फोर्स लगा दी, मान लेते हैं इसकी औकात 6 न्यूटन तक ही एडजस्ट करने की, अब बॉडी चल पड़ी, नाउ मोशन स्टार्ट्स। फ्रिक्शन जितनी मैक्सिमम लग सकती है बॉडी को रोकने के लिए, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक एडजस्ट करती जाएगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमने इसके अंदर दोनों चीजें देखी कि व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक और एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये बॉडी होती, और आपको मैंने ये बता दिया है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, लेट्स से इट इज 20 न्यूटन। सर इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहां पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, मैं इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहा हूं, सर इसका मतलब ये है कि जो मेरी F की वैल्यू है, ये जो मेरे F की वैल्यू है, अगर ये लेस देन इक्वल टू 20 न्यूटन रही, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अगर 20 न्यूटन है और मैं जो बाहर से फोर्स लगा रहा हूं वो अगर 20 न्यूटन या उससे कम रही, इसका मतलब मोशन स्टार्ट होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? कोई जोर से बोलो यार। नहीं होगा। बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। लेकिन अगर मैंने फोर्स ग्रेटर देन 20 न्यूटन लगाई, तो मेरा क्या स्टार्ट हो जाएगा? मोशन स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज इस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर मैं बोलूं इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन अपने आप को जीरो से लेके 20 न्यूटन तक एडजस्ट करती रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन मैंने कितनी फोर्स लगाई है। अगर मैंने इसको 5 न्यूटन फोर्स लगाई है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को क्या कर लेगी? 5 न्यूटन कर लेगी। अगर मैंने 10 न्यूटन लगाई है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को 10 कर लेगी। अगर मैंने 25 न्यूटन लगाई है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को 25 नहीं कर पाएगी, 20 ही रख सकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 20। इससे ज्यादा वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकती। प्लीज एक बार ये भी बता दें। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 है तो मैं बाहर से अगर फोर्स 20 या उससे कम लगाऊंगा, कुछ नहीं होगा, रेस्ट पे ही रहेगी, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करती रहेगी।
सबसे पहले हमने स्टैटिक फ्रिक्शन देखा। ये वो फ्रिक्शन है जो अपने आप को एडजस्ट करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन मैं कितनी बाहर से फोर्स लगा रहा हूं ताकि बॉडी रेस्ट पे रहे। एडजस्ट करने की एक लिमिट है इसकी, उसी को बोल देते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा सर अब क्या होगा? अब एक ना इंटरेस्टिंग चीज होगी, देखो जरा ध्यान से देखो। देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन डिनोट करेंगे एफ के। कई बुक्स में एफ पैरों में टी भी लिखा होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको, काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। अच्छा एक चीज समझना फिर से, लेट्स से मेरे पास ये ब्लॉक था, मेरे पास ये ब्लॉक था, अलग अलग सिनेरियोज बना रहा हूँ, ग्राउंड पे पड़ा है, कुछ फ्रिक्शन है, ब्ला 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 ब्ला, और वही एक्सपेरिमेंट में फिर से करना शुरू कर रहा हूँ। सर मैंने इसको ना देखा, मैंने इसको 2 न्यूटन की फोर्स लगाई और बॉडी अभी भी रेस्ट पे रही। इसका मतलब फ्रिक्शन ने अपने आप को क्या कर लिया होगा? एडजस्ट करके कितना, 2 न्यूटन कर लिया होगा। सर मैंने फोर्स और बढ़ाई, मैंने 4 न्यूटन की फोर्स लगाई, बॉडी अभी भी रेस्ट पे रही। इसका मतलब फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट करके 4 न्यूटन कर लिया होगा। कौन सी फ्रिक्शन चल रही है ये? स्टैटिक। स्टैटिक। सर मैंने 8 न्यूटन लगाई, इसने अपने आप को एडजस्ट करके 8 न्यूटन कर लिया, यानी ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है। सर मैंने 10 न्यूटन लगाई, मैंने 10 न्यूटन लगाई, लेकिन फ्रिक्शन अपने आप को 8 तक ही एडजस्ट कर पा रही थी, यानी अब इसको क्या लिखो, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 8 न्यूटन। क्या अब बॉडी मोशन में आ जाएगी? यस, मैंने लगाई है 10 न्यूटन, फ्रिक्शन की औकात थी अपने आप को एडजस्ट करने की 8 न्यूटन, दिस इज माई लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बॉडी मोशन में आ जाएगी, ठीक है सर, बॉडी मोशन में आ गई, बॉडी अब मोशन में आ गई। लेकिन यहां पर ना एक चीज नोटिस की गई, जैसे ही बॉडी मोशन में आ रही है, ये जो फ्रिक्शन लग रही थी, लिमिटिंग कितनी थी? 8 न्यूटन इस केस में। अब बोल रहा है अब ये फ्रिक्शन ना थोड़ी सी कम हो जाएगी, और उसको मैं काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन बोलूंगा, एफ के। लेट्स से ये हो गई 7.8। अचानक से फ्रिक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है जब बॉडी मोशन में आ जाए, फ्रिक्शन की वैल्यू हल्की सी कम हो जाती है, और अब कम होने के बाद अब ये चेंज ही नहीं होगी जब तक बॉडी मोशन में है, दिस विल रिमेन कांस्टेंट टिल द बॉडी इज इन मोशन, टिल द बॉडी इज इन मोशन। तो पहली बात, काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या? व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? इट इज द फ्रिक्शन व्हिच एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज इन motion. It is the friction which which acts when body starts the motion. Starts motion. जब बॉडी का मोशन शुरू हो जाता है, तब जो फ्रिक्शन उस पर लगती है उसको हम काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इट इज द फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स द मोशन। इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, मैं फोर्स लगाते गया, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करती गई। लिमिट फ्रिक्शन की 8 न्यूटन थी, उसने एडजस्ट कर दिया। जैसे मैंने 8 से थोड़ी सी ज्यादा लगा ली, मान लो 10 न्यूटन लगा दी, बॉडी ने चलना शुरू कर दिया। बेटा क्या? हाँ, क्या लेट क्यों? तो थोड़ा जल्दी निकल लेता। ये क्या बात होती है? बारिश में मैं भी आया हूँ, ये सारे बारिश में ही आए हैं। ये ये देखो, ये इनके पापा एयरपोर्ट पे छोड़ के आए हैं। भैया थोड़ी शर्म होनी चाहिए इंसान को, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, बारिश हो रहा है तो पढ़ना छोड़ देंगे? ये सही है यार, बारिश होगी तो हम पढ़ना छोड़ देंगे, छोड़ो। घर वाले भी सोचो पैसे कमा रहे हैं, बारिश हो गया क्या जाना, पैसे के मार देते हैं, तो समझ जाएंगे कि बारिश हो रही थी तो हमने पैसे नहीं कमाए, है ना? कपड़े भी नहीं पहनेंगे, नंगे घूमेंगे करके। थोड़ा सीरियस हो जाओ यार पढ़ाई को लेकर। हाँ जी, इंटरेस्टिंग चीज हो क्या रही है, मैं फोर्स लगाते जा रहा हूँ, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करते जा रही है। फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट इस केस में कितना किया है? मैक्सिमम 8 न्यूटन। यानी मैं 8 न्यूटन से ज्यादा कुछ भी लगा देता, बॉडी चलना शुरू हो रही है, मैंने 10 न्यूटन लगा दी, बॉडी चलना शुरू किया। लेकिन हमने देखा, वंस द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, जब मेरी बॉडी चलना शुरू हो चुकी है,
ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू थी वो पहली बात किस में कन्वर्ट हो गई है? क्या बोल रहे हैं हम इसको? काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या हो गई है? हल्की सी कम हो गई है। अब सवाल पैदा होता है ये हल्की सी कम क्यों हुई? लेकिन उसके बाद क्या रहेगी ये? कौन से स्टार मार्क करके लिखेंगे? वंस द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, वंस द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, वंस द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिकम्स कांस्टेंट। अब ये चेंज होने वाली नहीं है। वंस द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिकम्स कांस्टेंट। एक बार बॉडी चलना शुरू करेगी तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन अब चेंज होने वाली नहीं। अब रीजन पे आते हैं ऐसा हुआ क्यों। अच्छा, फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है? बचपन में पढ़ा होगा ना फ्रिक्शन, जब हमने छोटी क्लासेस में नाइन्थ में सीखी थी कि फ्रिक्शन नाम की चीज होती है। व्हाट इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन? कॉज ऑफ फ्रिक्शन। हाँ जी, क्या होता है कॉज ऑफ फ्रिक्शन? परफेक्ट। एक ही बच्ची ने 9वीं की है यहाँ पर, बाकी सभी 8वीं के बाद सीधे 10वीं में आए हैं। हाँ जी। मुझे बोल रहा है जो आपको अपेरेंटली सरफेस स्मूथ लगता है वो स्मूथ होता नहीं है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, ध्यान इधर, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको भेज दूंगा लिंक, तो जो छूटा है वो देख लेना। मुझे बोल रहा है फ्रिक्शन का कॉज क्या है। अगर मुझे ये सरफेस स्मूथ लग रहा है, वो मेरी आंखों को लग रहा है, वो मेरी आंखों की इनकेपेबिलिटी है, मैं ढंग से देख नहीं सकता जूम करके। बोल रहा है अगर आप जूम करके देखोगे तो स्मूथ दिखने वाले सरफेस में भी इरेगुलरिटीज होती है। अगर मैं इस पे कोई मान लो ब्लॉक रख रहा हूं, उसमें भी सर इरेगुलरिटीज होंगी। और ये इरेगुलरिटीज आपस में क्या हो जाती है? इंटरलॉक हो जाती है। इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities ऑफ द सरफेस। जो चीज आपको अपेरेंटली स्मूथ नजर आ रही है, वो आपको नजर आ रही है स्मूथ, वो आपकी आंखों की इनकेपेबिलिटी है, ये सरफेस बहुत ही रफ है। तो होता क्या है, जब भी मैं इस पे कोई चीज रख रहा हूं, इसके ये इरेगुलरिटीज आपस में क्या हो गए हैं? लॉक हो गए हैं। तो जब मैं इसे फोर्स लगाऊंगा तो ये आसानी से चलेगा नहीं, ये इंटरलॉक हो चुके हैं। अच्छा सर, यानी इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन आ रही है। तो सर ऐसा क्या हुआ कि बॉडी चलने लगी तो ये फ्रिक्शन हल्की सी कम हो गई? खुद सोचो, अभी बॉडी ऐसे पड़ी है, मैंने फोर्स लगाई तो ये इंटरलॉक और टाइट हो गए, यानी फ्रिक्शन और बढ़ गई। मैं और फोर्स लगा रहा हूँ, इंटरलॉक और टाइट हो गए, फ्रिक्शन और बढ़ गई। लेकिन जब मैंने इनफ फोर्स लगा दी तो ये इंटरलॉक टूट गए। और अगर इंटरलॉक टूट गए तो सरफेस हल्का सा स्मूथ हो जाएगा। अगर इंटरलॉक टूट गए तो सरफेस हल्का सा स्मूथ हो जाएगा। हल्का सा स्मूथ हो जाएगा तो फ्रिक्शन हल्की सी कम भी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? इट इज द इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज ऑफ द टू सर्फेसेस। लेकिन जैसे ही बॉडी चलना शुरू करती है, व्हेन मोशन स्टार्ट्स, व्हेन मोशन स्टार्ट्स, these interlock breaks, these interlocks break, टूट जाएंगे इंटरलॉक्स, मेकिंग सरफेस a little smooth, making the surface a little smooth। इसी की वजह से जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी कम होती है। फिर से देखना, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इंटरलॉक टाइट हो रहे हैं क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूं। जैसे ही बॉडी चल पड़ी, इंटरलॉक्स टूटे, सरफेस हल्का सा स्मूथ हुआ। इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन के मुकाबले। प्लीज लिखेंगे यहाँ पर। सरफेस चेंज हो गया ना फिर। जब वो रेस्ट पे आई तो उस सरफेस पे तो नहीं है जहां से वो चली थी, कहीं और पहुंच गई है, वहां तो अभी भी रेगुलेटरीज मेंटेन हो रही है। और एक बार चल रही है तो मोमेंटम के कारण वो रेगुलेटरीज टूटती जा रही है, टूटती जा रही है, टूटती जा रही है। लेकिन स्पीड कम हुई, कम हुई, कम हुई, टूटना और कम हो गई, रुक गई तो नए सरफेस पे पहुंच चुकी है, तो ये रेगुलेटरीज फिर से आ चुकी है। इनफैक्ट जब आप कैरम खेलते हो तो देखो पाउडर गिराते थे, वो पाउडर क्यों गिराते थे? उससे क्या होता था? फ्रिक्शन कम कैसे होती थी? वो इस इरेगुलरिटीज को पाउडर से भर देता था। सोचो आप इन इरेगुलरिटीज पे पाउडर गिरा रहे हो, तो वो पाउडर इन स्पेसेस को भर देता था, इन इरेगुलरिटीज को भर देता था, सरफेस कंपैरेटिवली स्मूथ हो जाता था। फूक मारोगे चला जाएगा पाउडर, इरेगुलरिटीज वैसी की वैसी आ जाएगी।
हाँ हाँ, सेम चलते रहेंगे, सेम चलते, ये वैल्यू 7.8 चेंज होने वाली है जब बॉडी मोशन में आएगी। फ्रिक्शन 7.8 ही होने वाली है। हेलो। हाँ जी मैम। ठीक है, ठीक है। तो याद रखना, पहले फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करती है, जिसको मैं स्टैटिक फ्रिक्शन बोलता हूँ। एक हद तक एडजस्ट कर पाती है, जिसको मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलता हूँ। बहुत सी पूछिए। ये किसकी एक्टिव है, पता है कुछ? दो एक्टिव है, काली एक नीली। काली वाली। नीली किसकी है, सॉरी? ब्लू वाली है किसी की? नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ब्लैक और ब्लू, मैम बोल रहे हैं हाँ जी। ये वाली। मैं थोड़ा साइड करके आ चाहिए शायद इससे निकालनी। रुको। हाँ जी बच्चे, लेट जो आए हैं वो फिर से देखो, हम कर रहे हैं फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में हमने पहली टाइप पढ़ी है, विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? वो फ्रिक्शन जिसके कारण बॉडी अपने आप को रेस्ट पे मेंटेन करने की कोशिश करती है। हमने एक एग्जाम्पल किया था, अगर मेरे पास एक बॉडी है, उसको मैं 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं और वो हिल नहीं रही, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था, बॉडी तब, बेटा, नाइस, डेविड बोल रहा था इसको क्यों नहीं डांटा आपने? अरे कैसे बोल रहा है? हाँ जी। स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने पढ़ा कि सर मैं एक बॉडी को ना फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने इस बॉडी को 2 न्यूटन की फोर्स लगाई और बॉडी नहीं हिली। इसका मतलब मेरी लगाई 2 न्यूटन की फोर्स को किसी ने ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन लगा के कैंसिल किया होगा। किसने किया है? फ्रिक्शन ने किया है। सर मैंने इसे 4 न्यूटन की फोर्स लगाई, बॉडी अभी भी नहीं हिली, यानी फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट करके कितना कर लिया है? 4 न्यूटन कर लिया है। सर मैंने इसे 6 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये अभी भी नहीं हिली, यानी फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट करके ऑपोजिट डायरेक्शन में 6 न्यूटन कर लिया है। लेकिन ये जो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रही है, इसकी कुछ औकात, कुछ हद है, उसको हम बोल देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं जब कोई फोर्स नहीं लगा रहा सर, फ्रिक्शन भी कोई नहीं लग रही, मैंने 2 न्यूटन लगाया, बॉडी नहीं हिली, मतलब फ्रिक्शन ने अपने आप को दो कर लिया। मैंने 4 न्यूटन की फोर्स लगाई, बॉडी अभी भी नहीं हिली, यानी फ्रिक्शन ने भी अपने आप को 4 न्यूटन कर लिया है। ऐसा करते करते फ्रिक्शन ना मैक्सिमम अपने आप को एडजस्ट कब तक कर पाई इस एग्जाम्पल में? 6 न्यूटन तक। तो मैं बोलूंगा, बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए फ्रिक्शन कहां से कहां तक लगी? 0 से 6 न्यूटन तक। ये सारी वैल्यूज क्या कहलाती है? दीज आर स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही मैंने फोर्स लगाई 6 से थोड़ी सी भी ज्यादा, फ्रिक्शन अपने आप को 6 से ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाई और मोशन शुरू हो गया। तो फ्रिक्शन जो मैक्सिमम फोर्स लगाती है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं उसकी लिमिट, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? इट इज नथिंग, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक बार जब मैंने फोर्स लगा दी, लेट्स से 6.1, और मोशन शुरू हो गया, इस केस में मान लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन 8 थी, मैंने 10 न्यूटन लगाई, ये अपने आप को एडजस्ट करके 8 ही कर सकती थी, और मोशन शुरू हो गया। हमने देखा मोशन शुरू होने पे फ्रिक्शन की वैल्यू हल्की सी कम हो गई, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन की वैल्यू अब चेंज होने वाली नहीं है, 7.80 रहने वाली है इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो वंस द मोशन स्टार्ट्स, तब जो फ्रिक्शन आती है उसको हम काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और सर इसकी वैल्यू हल्की सी कम क्यों होती है? वो हमने देखा, फ्रिक्शन का कॉज होता है इंटरलॉकिंग होना। जब तक इंटरलॉकिंग है, अभी फ्रिक्शन कम है, मैंने और फोर्स लगाई और अच्छे से इंटरलॉक हुआ, मैंने और फोर्स लगाई और अच्छे से इंटरलॉक हुआ, यानी फ्रिक्शन बढ़ती गई। लेकिन जब मैंने इसका मोशन शुरू कर दिया, तो इंटरलॉक्स टूटे और सरफेस हल्का सा क्या हो जाता है? स्मूथ हो जाता है। इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ी कम हो जाती है। इनफैक्ट आप ये डेली लाइफ में भी यूज करते हो, साइकिल वाइकिल चलाई है किसी ने? साइकिल का ना पहला पेडल मारना बहुत मुश्किल होता है। जब आप साइकिल चलाने शुरू करते हो, पहला पेडल यानी उसको जस्ट मोशन में लाना थोड़ा मुश्किल है। सर ऐसा क्यों है? उसको मोशन में लाने के लिए आपको कौन सी फ्रिक्शन ओवरकम करनी है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा है? लिमिटिंग ज्यादा है।
जब आप पहला पेडल मारते हो तब ज्यादा जान लगती है, यानी बॉडी को मोशन में लाना मुश्किल है। सर क्यों लाना मुश्किल है? क्योंकि बॉडी को मोशन में लाने के लिए आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन एक बार बॉडी मोशन में आ गई, फिर हल्के हल्के से पेडल मारो, साइकिल चलती रहती है, क्योंकि तब जो फ्रिक्शन आ रही है कौन सी है? काइनेटिक फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू लिमिटिंग से कम होती है। मान लो किसी की गाड़ी खराब हो गई, धक्का मार रहे हो, तो जब तुम धक्का मारते हो गाड़ी जस्ट मोशन में लाना मुश्किल है, लेकिन गाड़ी एक बार चल पड़े फिर हल्के हल्के धक्के से भी चलती रहती है। क्यों? मोशन में लाने के लिए कौन सी फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है? लिमिटिंग, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। एक बार मोशन में आ गई तो फ्रिक्शन कम हो जाती है, फिर हल्के हल्के धक्के से भी वो गाड़ी आगे चलना शुरू हो जाती है। बेड खींचा है कभी झाड़ू मारने के लिए? जब खींचते हो उसको, बस खींच के मोशन स्टार्ट करना मुश्किल है, एक बार हिलना शुरू हो जाए फिर वो कम फोर्स से भी हिलना शुरू हो जाता है, बिकॉज जब आप मोशन शुरू कर रहे हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, और एक बार मोशन शुरू हो गया तो फिर मेरी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, जिसकी वैल्यू हल्की सी कम होती है। बात समझ में आ रही है? तो तीन प्रकार की फ्रिक्शंस। स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स वैल्यू है? नहीं, वो तो रेंज में होती है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन मैंने कितनी फोर्स लगाई। आउट ऑफ लिमिटिंग, स्टैटिक एंड काइनेटिक, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू किसकी है? लिमिटिंग की। काइनेटिक की हल्की सी कम है। और एक बार काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो, बॉडी चल पड़े, तो ये वैल्यू चेंज नहीं। अब इसी का इस्तेमाल करके ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, हेडिंग डालेंगे ग्राफ बिटवीन ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स। ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन वाली फोर्स और जो मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूं, उनके बीच का ग्राफ ये कैसा सा दिखेगा, समझने की कोशिश करता हूं। अगेन सर, ये एक डब्बा है जिसको मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूं, एफ, और इस डब्बे और धरती के बीच में फ्रिक्शन लग रही है, स्मॉल। मुझे ग्राफ किस किस के बीच का बनाना है? कितनी फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है वर्सेस मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूं, कैपिटल। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, अगर मैं फोर्स जीरो लगाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितनी होगी? जीरो। क्या बात है? मैंने सर 2 न्यूटन फोर्स लगाई और बॉडी नहीं चली, तो फ्रिक्शन भी कितनी है? तो मैंने लगाई 2 न्यूटन, फ्रिक्शन भी है 2 न्यूटन। सर मैंने लगाई 4 न्यूटन, फ्रिक्शन ने भी अपने आप को 4 कर लिया, यानी मैंने अप्लाई की 4 न्यूटन, फ्रिक्शन ने भी अपने आप को क्या कर लिया? 4 न्यूटन। ऐसा मान लो 6 न्यूटन तक हुआ, मैंने लगाई 6 न्यूटन, फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट करके 6 न्यूटन कर लिया। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे इसकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 6 न्यूटन ही है, यानी जैसे जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रही है। ये वैल्यू क्या है? दिस इज व्हाट? एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब अगर मैं 6 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाऊं, 8 लगाऊं, 10 लगाऊं, कुछ भी फोर्स लगाऊं, मोशन शुरू हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू पहले हल्की सी कम होगी और उसके बाद क्या हो जाएगी? स्टिंट हो जाएगी। अब मैं जितनी मर्जी बाहर से फोर्स लगाऊं, फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है, और इसी फिक्स वैल्यू को क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। इस ग्राफ को मैं फिर से बना रहा हूं, ध्यान से देखो। हम ग्राफ बना किसका रहे हैं? मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूं और उसके कारण फ्रिक्शन कितनी आ रही है। मुझे पता है जब मैं फोर्स लगाना शुरू करूंगा तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगी मेरे हिसाब से, कैपिटल एफ, और यहां पर फ्रिक्शन। मैंने फोर्स नहीं लगाई, फ्रिक्शन भी नहीं लगेगी। मैं अपनी फोर्स बढ़ाते जा रहा हूं, फ्रिक्शन भी अपने आप को बढ़ाती जा रही है, लेकिन फ्रिक्शन के बढ़ने की एक हद है। उस हद को क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस हद? दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ, फ्रिक्शन भी अपने आप को, मैंने 2 न्यूटन की, फ्रिक्शन ने भी अपने आप को 2 न्यूटन किया। मैंने 4 न्यूटन कर लिया अपनी फोर्स, फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट करके 4 न्यूटन किया। लेकिन फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर सकती थी एक हद तक, उस हद का नाम है लिमिटेड फ्रिक्शन। अगर अब मैं फोर्स और बढ़ाऊंगा तो पहले तो ये फोर्स हल्की सी कम होगी, और फिर क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। और ये कांस्टेंट फोर्स को क्या नाम दिया है? काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन, और एफ क्या है यहां पर? जो मैंने फोर्स लगाई है, अप्लाइड फोर्स, जिसको आप एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हैं।
एक्सटर्नल फोर्स। तो पहले जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। लेकिन इसको बढ़ाने की एक हद है, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। फिर जब बॉडी चल पड़ी तो पहले वैल्यू हल्की सी कम होगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको मैं काइनेटिक फ्रिक्शन बोलता हूँ। प्लीज यहाँ तक पहुंचे। दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप फोर्स लगाते जा रहे हो, फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ाते जा रही है, एडजस्ट कर रही है। एडजस्ट करने की उसकी एक लिमिट है, एक हद है, एक औकात है, वहां तक ही एडजस्ट करती है, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन नाम दिया है। हम्म, एक बार क्या क्या आ रहा है? तुमने पढ़ा रोटेशन? हाँ, वो इतनी जल्दी समझ नहीं आता। रोटेशन 1.5 महीने का चैप्टर है, पूरा 1.5 महीना लेता है, तब जाके थोड़ा बहुत समझ आता है। और पेपर में भी आ रहा है, खत्म हो जाएगा तो पेपर। यानी वर्क एनर्जी बार भी आ रहा है। तुम मतलब ऐसे तुम्हारे पेरेंट्स स्कूल वालों को बोलते नहीं क्या कर रहे हो? कितना टाइम हुआ स्कूल शुरू हुए? हाँ, कब से? अप्रैल से शुरू हुआ, यानी कितना महीने हो गए? मई जून जुलाई अगस्त में डूबे। अप्रैल में हुआ ना, मई जून जुलाई अगस्त में, यानी 4.5 के आसपास महीने। 4 महीनों में उन्होंने आधा सिलेबस से ज्यादा खत्म कर दिया। तो तुम्हारे पेरेंट्स बोलते नहीं है बीटी में जाके करके आ रहे हो ये? बोलना ना घर वालों को कि कैसे कैसे हो सकता है यार, मतलब इतनी जल्दी से। चल तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, तुम्हारा तो कौन है 21 वाला, क्योंकि 2-2.5 महीने में आधी, 1.5 महीने में आधी बुक खत्म कर। क्या हुआ भैया? प्लीज बोला करो पेरेंट्स को, ऐसे तो फिर पता लगा 11th में ही 12th करा दी, 12th में कॉलेज हो गया, कॉलेज में आके शादी हो गई। हाँ हाँ, तुम ये सही है फिर। मैम कॉलेज भी करवा दो हमारा, बीटेक के लिए भी क्यों वेट कराना? अभी कर लेते हैं, मेडिकल की डिग्री भी आप ही दिलवा दो। ठीक, ये सही है। मतलब पेस इतना तो ठीक है ना, 3-4 चैप्टर से ज्यादा तक हो नहीं सकते, मतलब अगर ढंग से आप कराओ तो। इतना इतना करा के बैठे हुए हो। डन बच्चे। हाँ जी, अभी तक ना ध्यान से देखना, मुझे फ्रिक्शन के बारे में पता लगा है, इतने प्रकार की फ्रिक्शन है, और इतनी चीज पता लगी है कि जब मैं किसी चीज को फोर्स लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करती है। उस एडजस्ट करने की एक हद है, उससे ज्यादा फोर्स लगेगी तो मोशन शुरू हो जाएगा और फ्रिक्शन की वैल्यू हल्की सी कम हो जाएगी। लेकिन मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने नहीं आई है कि कब कितनी फ्रिक्शन लगेगी, कब ज्यादा होगी, कब कम होगी। तो लेट अस अंडरस्टैंड, लिखेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, कितनी लग रही। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन।
तुम्हारा वर्क एनर्जी पावर पूरा हो चुका है स्कूल में? कोलिजन वगैरह, वर्क एनर्जी पावर? तुम्हारी मैडम स्टिंग पी के पढ़ाती है क्या? मैडम है सर? चलो फिर, हाँ जी। हाउ टू फाइंड द वेरिएशन का मुझे बोल रहा है कोई भी प्रकार की फ्रिक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है यहाँ पर? क्या पढ़ा है हमने एन अभी तक? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। बोल रहे फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। और जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैं म्यू से डिनोट करता हूं। दिस इज नॉट म्यू, दिस इज नॉट यू, दिस इज लैटिन अल्फाबेट म्यू। यू जैसा दिख रहा है। और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सर किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सरफेस। टाइप ऑफ सरफेस। सर कहने का मतलब, सर अगर मैं इस पे ये इस तरफ से रख रहा हूं अपना फोर्स, मैं फोर्स लगा रहा हूं आसानी से चल पड़ रहा है। लेकिन जब मैं रबर वाली साइड से रख रहा हूं, अभी भी मैं फोर्स लगा रहा हूं बट मुश्किल से चल रहा है। तो फर्क क्या आया? सरफेस क्या आया? पहले इस लकड़ी के साथ ये ग्लास जुड़ा था, अब इस लकड़ी के साथ ये रबर या प्लास्टिक जुड़ा है। दोनों सरफेस अलग होने के कारण ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बदल जाता है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ द सरफेस। जो मेरी फ्रिक्शन की फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट आया जिसको कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला, विच डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सरफेस। सर नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से देखो। सर मैंने इस बक्से को, बहुत ध्यान से देखना, यहां से फ्रिक्शन की फील आएगी चल के आ रहा है। सर इसका मास 2 kg है। सर आइडेंटिकल बक्सा लिया, इसका मास भी 2 kg, एग्जैक्टली 2 kg मास है। मैं म्यू की वैल्यू 0.5 ले लेता हूं। मैं म्यू की वैल्यू 0.5। मुझे एक बात बताओ, मैं इसकी एफबीडी बनाता हूँ, एक फर्क डाला है दोनों में। अच्छा मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो किसको चलाना आसान है? अभी तो दोनों सेम है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना ऊपर से एक फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन की। मैं इस डब्बे को दबा रहा हूँ, दूसरे वाले डब्बे को दबा रहा हूँ। अब मुझे बताओ किसको चलाना आसान है, डब्बे बी को या डब्बे ए को? ए को। सर ऐसा क्यों हुआ? समझना। सर अगर मुझे इसको चलाना है, इस वाले डब्बे को चलाना है, तो मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। और इसको चलाना है तो इसमें भी फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं, डब्बे ए की, डब्बे ए की एफबीडी बनाऊं, सबसे पहले फोर्स कौन सी बताएंगे? वेट कितना है? 20 न्यूटन। धरती ने से क्या दिया है? नॉर्मल रिएक्शन। यही है बस। क्या ऐसे कोई मोशन हो रहा है? ऐसे कोई मोशन हो रहा है ऊपर नीचे? इसका मतलब क्या हुआ? माई एन मस्ट बी इक्वल टू 20 न्यूटन। भैया ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं है तो यहां तो इक्विलिब्रियम है। ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स। अच्छा, यानी यहां जो फ्रिक्शन एक्ट करेगी, फ्रिक्शन का फॉर्मूला इज म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू इज 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है? 20। यानी फ्रिक्शन कितनी लग रही है? 10 न्यूटन। अरे हाँ है ना। लेकिन अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं, सर इसे चलाना मुश्किल क्यों था? मैं इसकी एफबीडी बना रहा हूं फिर से। वेट कितना है? 20 न्यूटन। धरती ने क्या दिया? नॉर्मल रिएक्शन एन। लेकिन ऊपर से भी एक फोर्स लगी है, कितनी है ये? 10 न्यूटन। अब मुझे बताओ ऊपर नीचे कोई मोशन है क्या? अभी भी नहीं है। यानी अभी भी इक्विलिब्रियम में है। ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, यानी एन इज इक्वल टू 10 + 20। यानी अब नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? 30 न्यूटन। किस पे डिपेंड करता था नॉर्मल रिएक्शन? प्रेसिंग पे। अब इस बॉडी को मैं क्या कर रहा हूं? और ज्यादा प्रेस कर रहा हूं, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। और इस केस में अगर मैं फ्रिक्शन निकालूं, इट इज म्यू इंटू एन, विच इज 0.5 इंटू 30, विच इज 15 न्यूटन। इसको ओवरकम करना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सर ये दबाने से आपने किया क्या? मैंने इसकी प्रेसिंग बढ़ा दी। और प्रेसिंग का मतलब क्या बढ़ा दिया? नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दिया। सर कैसे पता नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया? वीडियो बनाई है। ऊपर नीचे तो कोई मोशन है नहीं। ऊपर की फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की फोर्स है 20 + 10, ये दोनों पक्का बराबर होंगी। तो नॉर्मल रिएक्शन इस केस में तो सिर्फ 20 था, लेकिन इस केस में कितना हो गया है? 30। और नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने के कारण फ्रिक्शन की बढ़ जाती है। वही मैंने बोला है, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
नॉर्मल रिएक्शन। देखो इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको, इस डब्बे को यहाँ रख रहा हूँ, मैं इसकी एफबीडी बनाने को बोल रहा हूँ, बनाओ जरा एफबीडी क्या होगी। मैंने सिर्फ इस डब्बे को यहाँ रखा है, इसकी एफबीडी क्या है? वेट किस तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। सर जैसे ही मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ये नीचे क्यों जा रहा है? वेट के कारण। इकलौती फोर्स क्या लग रही है अभी इसे? वेट लग रही है। सर ये नीचे गया। लेकिन जब मैंने इसी डब्बे को ऐसे दबा दिया, सर अब क्यों नहीं जा रहा है ये नीचे? ध्यान इधर। पहले सर मैंने ऐसे रखा था, छोड़ा तो ये नीचे चला गया। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने एफपीटी बनाई तो क्या लग रहा था इसका नीचे की तरफ? वेट लग रहा था, उसके कारण ये नीचे गया। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे दबा दूं, सर अब क्यों नहीं गया नीचे? प्रेस किया, प्रेस से क्या हुआ? नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा मतलब फ्रिक्शन बढ़ी। जब ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, दीवार इसे क्या दे रही है? फ्रिक्शन दे रही है। अब ये वाली फ्रिक्शन इस वेट को बैलेंस आउट कर लेगी और ये बॉडी अब नीचे नहीं जाएगी। बात समझ में आ रही है? सर जैसे ही मैं छोड़ दूंगा क्या होगा? प्रेसिंग खत्म। खत्म तो नॉर्मल रिएक्शन खत्म। नॉर्मल रिएक्शन खत्म तो फ्रिक्शन खत्म। वेट के कारण ये नीचे गिर जा रहा है। तो फ्रिक्शन का लेना देना कौन सी फोर्स से है? नॉर्मल रिएक्शन से है। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, उतनी ज्यादा फ्रिक्शन मेरी लगती जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो प्लीज पहुंचेंगे। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। मेरा फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको म्यू बोलते हैं, विच इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो सरफेस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सरफेस। डन बच्चे? तो फ्रिक्शन का लेना देना नॉर्मल रिएक्शन से है। जितना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी। यशस्वी, इसको फोर्स लगा, इसको धक्का दे ऐसे उंगली से। इसको ये चला पा रही है, यानी फ्रिक्शन बहुत कम होगी, ओवरकम कर रही है। अब धक्का दे, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। अब धक्का दे। अब ऐसा क्या हुआ कि इसको फोर्स बहुत लगानी पड़ रही है? जब मैंने इसे प्रेस किया तो कौन सी फोर्स बढ़ गई? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा मतलब फ्रिक्शन बढ़ी। फ्रिक्शन बढ़ी मतलब इसको ओवरकम करना मुश्किल हो गया। अच्छा, दबाने से नॉर्मल रिएक्शन क्यों बढ़ा और फ्रिक्शन क्यों बढ़ी? दबाने से मैंने इंटरलॉकिंग और अच्छी कर दी। जब मैं इसे दबा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूँ? उन इंटरलॉक्स को और अच्छे से बाइंड कर रहा हूँ, ताकि जब ये धक्का मारे तो वो इंटरलॉकिंग इतनी तेज हो कि अच्छे से ना चल पाए। तो सारा लेना देना नॉर्मल रिएक्शन से है। अच्छा, हमने कितनी फ्रिक्शंस पढ़ी है अभी तक? 3 फ्रिक्शन पढ़ी है। लेकिन उनमें से जो एक फ्रिक्शन है उसकी कोई सेट वैल्यू नहीं है। वो कौन सी फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी ये जो फॉर्मूला है ना, वो दो तरीके से मैं लगा सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूं, एफ एल इज म्यू एल इंटू एन, एंड एफ के इज म्यू के इंटू एन। एफ एल क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ के क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू एल क्या होगा? कॉफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड म्यू के है कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आप दोनों प्रकार की फ्रिक्शंस निकाल सकते हो। अच्छा, किसके कॉफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होगी, लिमिटिंग के या काइनेटिक की? लिमिटिंग की ज्यादा होगी, यानी हमेशा याद रखेंगे म्यू एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक फ्रिक्शन कम होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होती है। तो कॉफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फॉर्मूला सेम है, एफ इज इक्वल टू म्यू के, लेकिन आप इससे लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल सकते हो और काइनेटिक की वैल्यू भी निकाल सकते
मुझे तो अगर आपको कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है और नॉर्मल रिएक्शन पता है तो मैं फ्रिक्शंस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इसमें आगे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपको ध्यान दो, लेट्स से मेरे पास एक ब्लॉक है 6 kg का। सरफेस के बीच में जो कॉफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है और जो कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, दिस इज 0.8, 0.6 और 0.5। म्यू एल इज 0.6, म्यू के इज 0.5। मैं आपको बोल रहा हूं मैंने इस पे फोर्स लगाई 30 न्यूटन। मैंने इस पे फोर्स लगाई है 30 न्यूटन। सवाल मेरा है विल द बॉडी मूव। पहला सवाल है विल द बॉडी मूव, क्या बॉडी चलेगी? इफ यस, अगर चल रही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सवाल है क्या बॉडी मूव करेगी, और अगर कर रही है, अगर, तो किस एक्सेलरेशन से वो भाग रही है। अच्छा, बॉडी चलना कब शुरू करेगी? जब मेरी लगाई फोर्स किसको ओवरकम कर लेगी? कौन सी फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मेरा पहला काम है भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो। उसके लिए पहले एफबीडी बनानी पड़ेगी बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। हाँ जी, वेट कितना लग रहा है इसका? 60 न्यूटन। धरती ने इसे क्या दिया? नॉर्मल रिएक्शन। ऐसे कोई मोशन हो रहा है क्या? यानी ऐसे तो इक्विलिब्रियम है, यानी ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स। तो मैं लिख सकता हूं एन इज इक्वल टू 60 न्यूटन। यानी सर जो एफ एल लगेगी विच इज म्यू एल इंटू एन। म्यू एल कितना है? 0.6। नॉर्मल रिएक्शन इज 60। हाँ जी, कितनी लग रही है? 36 न्यूटन। और साफ साफ दिख रहा है, मैं इस फोर्स को कैपिटल एफ बोलता हूं, मेरी लगाई हुई फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब है बॉडी विल नॉट, मोशन शुरू नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि सर अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन 36 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? बिटवीन 0 से 36 न्यूटन। यानी जब मैंने 30 न्यूटन लगाई तो बॉडी ने अपने आप को एडजस्ट करके कितनी फोर्स लगा ली? 30 न्यूटन ही लगा ली। बात समझ में आ रही है? और बॉडी मूव नहीं कर रही है। प्लीज यहां तक पहुंचेगी। सवाल बहुत सिंपल था कि भैया अभी बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी। चलेगी या नहीं चलेगी वो इस पे डिपेंड करता है कि मेरी लगाई फोर्स ने लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवरकम किया या नहीं। इस केस में मैंने लगाई थी 30, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 36, तो डेफिनेटली ओवरकम नहीं हुई है, बॉडी विल नॉट। तो जब भी आपको चेक करना है बॉडी आपकी लगाई फोर्स से मूव करेगी या नहीं करेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। अगर उसको ओवरकम कर गई तो बॉडी चलेगी, अगर नहीं कर पा रही है तो बॉडी विल। नेक्स्ट एग्जांपल में आ सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन लिखेंगे। चेक वेदर द बॉडी विल मूव और नॉट। चेक वेदर द बॉडी विल मूव और नॉट, full stop. If it moves, find its acceleration. Check whether the body will move or not.
If it moves, find its acceleration. एक बॉडी पे 100 न्यूटन की फोर्स मैं लगा रहा हूँ, मास इसका 10 kg है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.5 है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है। बोल रहा है पहले तो चेक करो बॉडी चलेगी या नहीं, और यदि चलेगी तो किस एक्सेलरेशन से भाग रही है वो भी बताओ। अभी चल रही है नहीं चल रही? चल रही है, देखते हैं। हाँ जी, मैं एफबीडी बना रहा हूँ इसकी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन चाहिए होता है, बहुत सिंपल सी एफबीडी बनेगी। वेट कितना है इसका? वेट इज 100 न्यूटन। धरती ने इसको दिया नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं है, तो ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन तो 100 न्यूटन आ गया। ये निकालते ही मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकता हूँ, विच इज म्यू एल इंटू एन। म्यू एल इज 0.5, एन इज 100। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी लग रही है? तो 50 न्यूटन लग रही है। डेफिनेटली मैंने 100 लगाई है तो मोशन होगा। सिंस माई एफ इज ग्रेटर देन एफ एल, बॉडी विल। लेकिन सर बॉडी मूव अगर कर रही है तो फ्रिक्शन लिमिटिंग लग रही है काइनेटिक? काइनेटिक लग रही है। जैसे ही बॉडी अब चलना शुरू कर रही है, लिमिटिंग से तो सर ये पता लगा चली या नहीं, लेकिन अगर चल पड़ी तो अब जो फ्रिक्शन लगेगी इट वुड बी काइनेटिक, विच इज म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है? 0.4 इंटू 100, विच इज 25.4, विच इज 40 न्यूटन, विच इज 40 न्यूटन। यानी फ्रिक्शन अब कितनी एक्ट कर रही है? 40 न्यूटन। मैं कितनी लगा रहा हूँ? 100 न्यूटन। काम मेरा खत्म। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा लेते हैं, जो अभी तक हम मोशन में लगा रहे हैं। नेट फोर्स कितनी है? 100 - 40, इस तरफ जा रही है। एक्सेलरेशन को ए मान लेते हैं। नेट फोर्स है 100 - 40, मास है इसका 10, एक्सेलरेशन इज ए। तो 60 = 10 a। तो किस एक्सेलरेशन से भागेगी? 6 मीटर पर सेकेंड। पहले तो पता लगा बॉडी चल रही है, चल रही है, तो अब इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, विच इज म्यू के इंटू एन, 0.4 इंटू 100। 40 न्यूटन की फ्रिक्शन लग रही है, 100 न्यूटन मैं लगा रहा हूँ, नेट फोर्स है 100 - 40। तो मैं एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे तो अभी तक हमें फ्रिक्शन के बारे में क्या पता लगा है? सर फ्रिक्शन, जब आप पहले किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करती है उस बॉडी को रेस्ट पे बनाए रखने के लिए। उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जितनी मैक्सिमम एडजस्ट कर सकती है उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक बार बॉडी चल पड़े, जो फ्रिक्शन लग रही है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा थोड़ी सी कम। अच्छा, अब जब फ्रिक्शन के बारे में इतना कुछ पता लग चुका है, एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, हेडिंग डालेंगे। लंबी सी हेडिंग है, थोड़ा ध्यान से लिखना। इफ फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल, इफ फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल, at an angle, is it easier to push or pull? Is it easier to push or
पुल। बोल रहे अगर किसी बॉडी पे किसी एंगल पे फोर्स लगाई जाए तो उसको पुश करना आसान है या उसको पुल करना आसान है। बहुत ध्यान से देखना, पहले मैं एक केस लेता हूं पुश का, और साइड बाय साइड केस लेते हैं पुल का। कहने का मतलब क्या है, लेट्स से मेरे पास ये बॉडी थी, लेट्स से मेरे पास ये बॉडी थी, और मैं इसको पहले केस पे किसी एंगल थीटा पे, किसी एंगल थीटा पे फोर्स एफ लगा रहा हूं, पुश कर रहा हूं पुल कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, और बोल रहे हैं इसी बॉडी को, एग्जैक्टली सेम बॉडी है, एग्जैक्टली सेम बॉडी है, अब मैं इसको सेम एंगल थीटा पे इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं, पुश कर रहा हूं पुल कर रहा हूं। अब मैं पुल कर रहा हूं। बोल रहे हैं कौन सा काम ज्यादा आसान है, किसी बॉडी को ऐसे धक्का लगा के चलाना या किसी बॉडी को ऐसे खींच के चलाने में क्या डिफरेंस है, और कौन सी चीज ज्यादा आसान है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं इस बॉडी की ना एफबीडी बनाता हूँ एक बार। मास एम में, आइडेंटिकल बॉडी है, मास है। हाँ जी। पहला फोर्स क्या लगेगा, एफबीडी में पहली फोर्स हमेशा कौन सी होगी, वेट कितना है, एम। सर इस पे भी लगेगा वेट, विच इज एम। सेकेंड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, इसका नॉर्मल रिएक्शन में N1 मान लेता हूं, और यहां जो नॉर्मल रिएक्शन मिला इट इज N2। कोई तीसरी फोर्स होगी, इज देयर एनी अदर फोर्स। सर फ्रिक्शन हो सकता है, लग रही है, मैं दिखा देता हूं, लेट्स से इसको लग रही है फ्रिक्शन F1, और यहां पर एक्ट कर रही है फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के लिए म्यू ले रहा हूं, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बॉडी सेम है सरफेस सेम है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अच्छा सर, जब भी आडी टेढ़ी फोर्सेज होती है हमें क्या कर लेना चाहिए, कंपोनेंट जोड़ लेने चाहिए। अगर एफ फोर्स ऐसे लग रही है और ये थीटा है, तो इस एफ का ये कंपोनेंट कौन सा होगा, एंगल के साथ वाला, एफ कॉस थीटा। और क्योंकि फोर्स ऐसे लग रही है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगा, एफ साइन थीटा। सर इस फोर्स को भी तोड़ लेते हैं, सर फोर्स ऐसे लग रही है, ये वाला कंपोनेंट इज एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इज एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत, इस फोर्स को तोड़ा, फोर्स का एंगल के साथ वाला कॉस उसके जस्ट परपेंडिकुलर साइन, फोर्स का एंगल के साथ वाला कॉस उसके जस्ट परपेंडिकुलर साइन। अब मुझे एक बात बताओ, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि कौन सा फोर्स लगा के बॉडी को आसानी से चलाया जा सकता है, पुश वाली या पुल वाली। क्या बॉडी में ऐसे कोई मोशन है, वर्टिकली, बॉडी हॉरिजॉन्टली चलेगी, वर्टिकली कोई मोशन है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, हमने एक शब्द पढ़ा था, इक्विलिब्रियम। वर्टिकल में तो कोई मोशन है ही नहीं, तो ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स। हाँ जी, इसमें लगाओ जरा इक्विलिब्रियम। ऊपर की तरफ क्या फोर्स है इस बॉडी में, N1, और नीचे की तरफ mg और एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, नीचे की तरफ दो फोर्सेस है। सिमिलरली यहां पर भी तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, वर्टिकल में अभी भी क्या है, इक्विलिब्रियम। हाँ जी, ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, N2 बस, प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू नीचे की तरफ mg। अगर आप ध्यान से देखो ना, यहां पर जो N2 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, mg माइनस एफ साइन थीटा, और यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी को मिल रहा है वो कितना है, mg प्लस एफ साइन थीटा। कौन से केस में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, पहले केस में दूसरे केस में, कौन से केस में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, पहले केस में, पहले में mg में कुछ ऐड हो रहा है, दूसरे में mg में कुछ माइनस हो रहा है। और भैया क्या मुझे पता है, फ्रिक्शन F1 होगी म्यू इंटू N1, और यहां जो फ्रिक्शन लग रही है वो कितनी होगी, म्यू इंटू N2। साफ पता लग रहा है N1 इज ग्रेटर देन N2, तो डेफिनेटली F1 इज ग्रेटर देन F2। तो कौन से केस में फ्रिक्शन ज्यादा फील होगी, पहले या दूसरे, पहले केस में ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी, और ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी तो इसको चला पाना मुश्किल होगा। यानी जब भी एंगल पे फोर्स लगाओ तो क्या करना आसान है, पुश या पुल, पुल करना हमेशा इजी होता है, बिकॉज जब आप पुल करते हो तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है, यानी जो फ्रिक्शन भी लगेगी वो भी कम हो जाएगी।
जो फ्रिक्शन लगेगी वो भी कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? पहले केस में नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस एफ साइन थीटा है, दूसरे केस में नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस एफ साइन थीटा है। नॉर्मल रिएक्शन हुआ कम, फ्रिक्शन हुआ कम, बॉडी को चलाना आसान हो जाएगा। ये कब हो रहा है? जब फोर्स कैसे लग रही है? एंगल में। अगर सीधी सीधी फोर्स लगाते फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप सीधी फोर्स लगाते, देखो जरा, अगर सर मैं इसे पुश करता एफ लगा के, या सीधी सीधी फोर्स लगा के पुल करता, एफबीडी बनाता, वेट एमजी नॉर्मल रिएक्शन एन, वेट एमजी नॉर्मल रिएक्शन एन, दोनों नॉर्मल रिएक्शन सेम ही आते हैं एमजी के बराबर। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन सेम, फ्रिक्शन सेम, दोनों सेम काम है, चाहे पुश कर लो चाहे पुल कर लो। लेकिन एंगल पे पुश करना और एंगल में पुल करने पे नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जा रहा है। किस केस में नॉर्मल रिएक्शन कम आ रहा है? पुलिंग के केस। तो वो काम करना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। आपने सिर्फ यहां तक पहले लिखना है, दोनों की एफबीडीज बनाओ और दोनों की फ्रिक्शन तक लिखो, और एंड में लिखेंगे साफ पता लग रहा है, since n1 is greater than n2, it will mean friction in case 1 is greater than friction in case 2. Therefore, pulling is easier than pushing. Pulling is easier than pushing. प्लीज यहां तक चाहिए। तो जब आपने ऐसे फोर्स लगाई उस केस में नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, जब खींचा तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया। वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, तो वर्टिकल में तो इक्विलिब्रियम है, ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स। पहले केस में ऊपर सिर्फ एन वन लग रही है, नीचे दो फोर्स लग रही है, एफ साइन थीटा और एम जी। दूसरे केस में ऊपर दो फोर्स लग रही है, एन टू और एफ साइन थीटा, नीचे लग रही है एम जी। दोनों केस में नॉर्मल रिएक्शन लगाया, पहले में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा आया है, दूसरे केस में नॉर्मल रिएक्शन कम आया है। नॉर्मल रिएक्शन कम तो फ्रिक्शन भी कम, फ्रिक्शन कम तो ओवरकम करना आसान है। तो पुलिंग इज ऑलवेज इजियर देन पुशिंग। मैम 10th वाले दर्श की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ये लक्ष्य सकते। तो अगेन अगर आप एफपीडी बना पा रहे हो तो आपको साफ पता लगेगा नॉर्मल रिएक्शन सेकंड केस में कम है, एनजी माइनस एफ साइन थीटा। तो फ्रिक्शन भी कम लगेगी, फ्रिक्शन कम लगेगी तो ओवरकम करना बहुत आसान हो जाएगा। मुझे ऐसे देना है, चलो। लास्ट टाइम सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे, तो रह तो नहीं याद? वो एमसीक्यूज रहेगी तो बेसिकली मतलब आपने क्वेश्चन किया था पुराने चैप्टर। पिछले चैप्टर के ना। हाँ जी, वी आर डन विद 5.9। वी आर डन विद
कनेक्टेड मोशन वाले क्वेश्चन। बच्चे एक बार होमवर्क मार्क करेंगे। पेज नंबर 5.43, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10। 5.43 में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 एंड 5.49 पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6। तो हो गया बच्चे। ओके, एक और मजेदार चीज करते हैं। अभी तक हमने कितनी फोर्सेस डिस्कस किए हैं, शुरू से गिन के बताना। वी स्टार्टेड विद कौन सी फोर्स? वेट, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, उसके बाद टेंशन, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स, और अब फ्रिक्शन। अब ना एक मजेदार फोर्स कर रहे हैं, हेडिंग डालेंगे सूडो फोर्स। PSEUDO, सूडो फोर्स। PSEUDO, सूडो फोर्स। डिनोट करते हैं F, पैरों में P। व्हाट इज द सूडो फोर्स? अच्छा, सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, फेक, जाली, नकली। फॉल्स, फेक, नकली। तो लोग ही फेक नहीं होते, फोर्स भी कई बार फेक होते। अच्छा, अब ये फोर्स क्या है, ध्यान से समझो। ध्यान से आपको ना मोस्ट ऑफ द स्कूल में तो ये ऊपर ऊपर से निकाल देंगे, सूडो फोर्स बहुत खतरनाक फोर्स है, और आप ये रोज नोटिस करते हो। ये फोर्स है क्या? इमेजिन करो, जब आप आपने चाय बनाई है, चाय, गेस्ट आए हैं, चाय बनाई है उनके लिए, बनाई है। जब आप ट्रे में चाय लेके जाते हो और मान लो चाय ऊपर तक भरी हुई है, तब कैसे चलते हो ट्रे लेके? बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से। भागते क्यों नहीं हो? गिर जाएगी, भागने से क्यों गिर जाएगी? ऐसे कैसे? भागने से क्यों गिरेगी? चीजें गिरती है फोर्स लगने से, भागने से कौन सी फोर्स लगती है? भागने से कौन सी फोर्स लगती है? कौन सी फोर्स? भागेंगे तो उछलेंगे नहीं, बिल्कुल स्मूथ एकदम मक्खन की तरह भागोगे तो भी गिर जाएगा। अच्छा समझो। तुम एक गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी स्टार्ट हुई, अचानक से स्टार्ट हुई, तो तुम पीछे की तरफ गिरते हो ना। बचपन में इसको क्या बोल देते थे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये बहुत बड़ा झूठ था, ये इनर्शिया नाम का झूठ था। समझो होता क्या है। मुझे बोल रहे हैं सूडो फोर्स एक कैसी फोर्स है, समझना। सूडो फोर्स एक कैसी फोर्स है। पहली बात, इसका नाम सूडो क्यों पड़ा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास एक लिफ्ट है। लिफ्ट समझते हो? क्या होती है लिफ्ट? क्या होती है लिफ्ट कमीनो? एलिवेटर, ओके। इस एलिवेटर से एक धागे से मैंने मास को बांधा हुआ है, और दो बंदे मैंने खड़े कर दिए। एक बंदा मैंने इस लिफ्ट के अंदर खड़ा किया है, एक बंदा मैंने इस लिफ्ट के बाहर खड़ा कर दिया। दिस बंदा इज ए, दिस बंदा इज बी। दोनों को एक ही टास्क दिया गया है, दोनों से मैंने पूछा है सवाल, दोनों से कॉमन है। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग। दोनों से एक ही सवाल पूछा गया है कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, तुम वो निकाल के बताओ।
अच्छा मुझे एक बात, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन, ग्राउंड पे ये बंदा बैठा है, लिफ्ट में ये बंदा बैठा है। पहले ये बंदा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, कल क्या रहा है, इसने एफबीडी बनाई, इसने एफबीडी बनाई, वेट कितना लग रहा है, mg, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रस्सी के अंदर टेंशन, इसने भी एफबीडी बनाई, इसकी भी सेम बनी। इस बंदे ने अब ये टेंशन निकालनी है। मुझे बताओ, ये बंदा जब लिफ्ट में है, क्या इसको ये जो गोलू गोलू है, ये जो लटका हुआ है मास, ये मोशन में दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा? रेस्ट पे दिखेगा। अरे हाँ, है ना? ये इस बंदे के लिए ये वाली चीज क्या है, रेस्ट पे है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये भी तो ऊपर जा रहा है, तो सामने ही है। मैं बोलूंगा अब कहां पर है, बोल रहा है यहाँ है, थोड़ी देर बाद बोलूंगा कहीं कहीं चला गया, नहीं अभी भी यहीं पर है। तो ए फॉर ए फॉर ए द मास इज एट, मास इज एट रेस्ट। लेकिन फॉर बी, मास इज इन मोशन, मास इज इन मोशन। अच्छा सर, इससे फर्क क्या पड़ा? अब ए के लिए अगर रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब इक्विलिब्रियम, तो ये क्या बोलेगा, ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, तो ए आंसर देगा भैया टी इज इक्वल टू mg। अरे हाँ, है ना? लेकिन ये वाला बंदा क्या देगा, ये बोलेगा सर ये मास तो ऊपर एसेलरेट कर रहा है। बी बोलेगा सर मैं तो बोलूंगा बड़ी फोर्स। अच्छा, अगर ऊपर एसेलरेट कर रहा है तो मास पे टेंशन ज्यादा लग रही है, mg ज्यादा लग रहा है? टेंशन, तो ये बोलेगा टी माइनस mg, बॉडी का मास इज m, एक्सीलरेशन इज a, तो इसके हिसाब से टेंशन का आंसर क्या आएगा, ma प्लस mg। सर ये तो गड़बड़ हो गई। एक ने टेंशन का आंसर दिया ma प्लस mg, एक ने टेंशन का आंसर दिया सिर्फ mg। तो ये तो गलत बात है। टेंशन तो कोई एक चीज, एक वैल्यू 10 न्यूटन होगी, 20 न्यूटन होगी, एक बोल रहा है नहीं 10 न्यूटन है, एक बोल रहा है नहीं 20 न्यूटन है। तो इनमें से सही कौन बोल रहा है, पहली बात तो ये दिक्कत है। और अगर दूसरा गलत बोल रहा है तो वो बोल रहा है मैं तो गलत नहीं हूँ यार, ये तो रेस्ट पे ही है, ये रहा सामने मेरे, ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स, मैं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। पहली बात जो सही बोल रहा है ना, वो बी बोल रहा है। बी का आंसर करेक्ट है और ए का आंसर रॉन्ग। दिस आंसर इज रॉन्ग। अब ऐसी गड़बड़ हुई क्या, हुआ क्या, जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन प्रपोज हुए थे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन प्रपोज होने के कुछ साल बाद देखा गया कि कभी कभी ये लॉस लगा के ना आंसर गलत आना शुरू हो जाते हैं, जो कि इस ए के केस में हो भी रहा है। अब ए बोल रहा है मेरी क्या गलती है भैया, तेरे को लग रहा है ये मेरा मास मोशन में है, बिकॉज लिफ्ट तो ऊपर जा रही है, तो तेरे को दिख रहा है ये मास ऊपर जा रहा है। मैं तो लिफ्ट में ही बैठा हूँ, मेरे लिए तो ये यहीं पर पड़ा हुआ है, तो रेस्ट पे है, तो मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो देखा गया न्यूटन्स के लॉ ना फेल हो रहे हैं, और ये फेल भी देखो एक खतरनाक तरीके से हो रहे हैं। बी ने टेंशन का आंसर क्या दिया, ma प्लस mg, ए ने क्या दिया है? अगर आप ए की सिचुएशन देखो ना, ए ये जो बंदा है, ये एसेलरेट कर रहा है, और ये वाला बंदा किस पे है? देखा गया न्यूटन के लॉज तब फेल होना शुरू हो जा रहे हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कब? जब आप खुद एसेलरेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में ए तो एसेलरेट कर रहा है, लिफ्ट के साथ चल रहा है। जब कोई बंदा एसेलरेट करते करते क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसे हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जब कोई बंदा रेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी आगे जा रही है और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं कौन से फ्रेम में बैठा हूँ, इनर्शियल फ्रेम में, मेरे आंसर हमेशा से। लेकिन कोई गाड़ी जा रही है और कोई दूसरी भी गाड़ी जा रही है, मैं इसको बोलूंगा सॉल्व कर और बता क्या चल रहा है, उसके आंसर हमेशा गलत आना शुरू हो जा रहे थे, बिकॉज वो कौन से फ्रेम में है, वो एक्सेलरेट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो देखा गया कि जब न्यूटन्स लॉ प्रपोज हुए, चीजें सॉल्व करना शुरू हुई, तो देखा गया जब कोई बंदा नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो उसके आंसर ना गलत आ रहे हैं। अब इसको ओवरकम करने के लिए एक नई फोर्स बनाई गई, जिसको नाम क्या दिया गया, सूडो फोर्स। अब देखो नाम इसलिए सूडो फोर्स दिया गया बिकॉज ये फोर्स सच में एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये फोर्स बनाई गई है जस्ट बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को सही चीज प्रूव कर रहा था कि आंसर सही आना शुरू हो जाए। अब देखो किया क्या गया, ये बाद में नोट करना, अब किया क्या गया। बोला गया आप एक काम करो, एक नई फोर्स लिखो, जिसको मैं बोल रहा हूँ PSEUDO, सूडो फोर्स। सर ये फोर्स लिखो कैसे, पहले बात कब बनाओ, ये फोर्स उस एफबीडी में आएगी, उस पर्सन के लिए एग्जिस्ट कर रही है, उस पर्सन के लिए एग्जिस्ट करती है, करती है।
जो कौन से फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा। ये जो नीचे बंदा खड़ा है इसके लिए फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा सर ये फोर्स लगेगी कैसे? बोल रहा है फोर्स का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ही होता है। लेकिन ये फोर्स जब मैं सूडो फोर्स लगाऊंगा एफ पी, मास किसका लेना है? जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन लेनी है, फ्रेम की एक्सेलरेशन, फ्रेम की एक्सेलरेशन। और इसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्रेम ले। कहने का मतलब समझो। सर अब मैं वापस उस बंदे पे आ रहा हूँ जो इस लिफ्ट में बैठा था। मैंने बोला भैया अब तू सॉल्व कर, लेकिन अब नई फोर्स लगा लेना, एक सूडो फोर्स। अब ये क्या बोलेगा? ये लिफ्ट ऊपर जा रही थी किस एक्सेलरेशन से? ए से। बोलेगा सर वेट तो कितना है? mg। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रस्सी के अंदर टेंशन। अच्छा अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो सूडो फोर्स किस तरफ होगी? नीचे की तरफ। कितनी होगी? सर सूडो फोर्स ये एक्स्ट्रा लगाएगा नीचे की तरफ। कितनी होगी? मास ऑफ द बॉडी m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। सूडो फोर्स इज m इंटू ए। मास किसका ले रहा है? जिस बॉडी पे लगा रहे हो एफबीडी। और एक्सेलरेशन किसकी लेनी है? फ्रेम की। लेकिन डायरेक्शन क्या लेनी है? एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। अब मैं बोलूंगा अब तू बता कि टेंशन कितनी है। अभी भी इसके लिए ये बॉल किस पे है? रेस्ट पे। ये बोलेगा भैया मेरे लिए तो ये रेस्ट पे है। तो ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स। ऊपर कितनी लग रही है? टी। नीचे कितनी लग रही है? एम जी प्लस। अब इसके भी आंसर नीचे खड़े बंदे के बराबर आना शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? तो ये जो आंसर सेम करने के लिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो फेल हो रहा था नॉन इनर्शियल फ्रेम में, जब कोई ऐसा बंदा उसको सॉल्व कर रहा था जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो आंसर्स गलत आ रहे थे। इन गलतियों को ठीक करने के लिए एक फोर्स बनाई गई जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स। सर कब एक्ट करेगी? जब आप एक्सेलरेट करते उसी फ्रेम में बैठ के सॉल्व कर रहे हो तभी लगानी है। नीचे वाले बंदे के लिए फोर्स आप नहीं लगाओगे। कब कर लगा, यानी आंसर देखो दोनों तरफ से आ रहे हैं, चाहे आप नीचे बैठ के सॉल्व करो चाहे अंदर बैठ के सॉल्व करो, आंसर दोनों से आ जाएंगे अब आपके। लेकिन जब आप अंदर बैठ के सॉल्व कर रहे हो एक्सेलरेट होते होते, तो आपको सूडो फोर्स लगानी है। फोर्स का फॉर्मूला इज मास इनटू एक्सेलरेशन। डायरेक्शन क्या होगी? एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। अच्छा ये जो सूडो फोर्स है किसके लिए सूडो है? इसके लिए। ये जो सूडो फोर्स है ये इसके लिए नकली फोर्स है, इसके लिए नीचे वाले के लिए नकली फोर्स है। ये ए के लिए तो एग्जिस्ट करती है। तुम जब लिफ्ट में जाते हो तुम्हें लगता है ना कोई धक्का दे रहा है ऊपर से, वेट भारी लगना शुरू हो जाता है। तो ये सूडो फोर्स ए के लिए सूडो नहीं है, उसको तो लग रहा है कुछ तो हो रहा है ये। जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे नीचे फोर्स लगा रहा है। ये सूडो फोर्स नीचे वाले के लिए है, क्योंकि उसके लिए अगर ये बंदा बोलेगा कि यार जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे दबा रहा है, मैं बकवास कर रहा हूं, कोई नहीं दबा रहा। तू झूठ बोल रहा है, तू सूडो फोर्स की बात कर रहा है, कुछ है ही नहीं ऐसी। ये जो सूडो फोर्स है वो नीचे वाले बंदे के लिए सूडो है, कि मेरे लिए तो एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्ट किसके लिए कर रही है? ऊपर वाले बंदे के लिए। उसके लिए सूडो नहीं है, उसके लिए तो बिल्कुल असली फोर्स है। उसको फील भी होगी। फॉर एग्जाम्पल जब तुम ये झूला झूलते हो ना ऐसे वाला, क्या बोलते हैं इसको? मैरी गो राउंड तो ये नहीं होता? अच्छा व्हील होता है, जाइंट व्हील। ये मैरी गो राउंड होता है। तो तुम्हें ऐसा लगता है ना कोई बाहर की तरफ धक्का कर रहा है। जब बहुत तेज घूमो बच्चे उड़ रहे होते हैं ना छोटे छोटे बाहर की तरफ, तो क्या भूत दे रहा है उनको धक्का? कोई बाहर बैठ के सोचे इसको बाहर धक्का दिया किसने। वो कभी अंदाजा नहीं लगा पाएगा किसने धक्का दिया। पापा झूला देके चले गए, बाहर खड़े, बच्चा बाहर उड़ रहा है, तो सोचता रहेगा बाहर उड़ा कैसे, क्योंकि दिख रहा है कोई फोर्स तो इसको बाहर लेके जा ही नहीं रही। लेकिन बच्चा बोलेगा नहीं पापा मुझे लगा किसी ने बाहर धक्का दिया। तो सूडो किसके लिए? पापा के लिए या बच्चे के लिए? पापा के लिए सूडो है। जो इनर्शियल फ्रेम से बैठ के देख रहा है वो कभी बता ही नहीं पाएगा कि फोर्स किसने लगाई। लेकिन जो बच्चा खुद एक्सेलरेट हो रहा है उस फ्रेम में, वो बोलेगा नहीं पापा बाहर की तरफ किसी ने फोर्स लगाई। तो उस बच्चे के लिए वो क्या है? सूडो फोर्स एग्जिस्ट करती है, जिसको आप बचपन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते थे, बाहर की तरफ लगती है। पढ़ेंगे अभी हम सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी जो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आया, पहली बात वो कब आया? जब पता लगा यार न्यूटन्स के लॉ फेल हो रहे हैं। और फेल कब हो रहे हैं? जब कौन सॉल्व कर रहा है? कौन सॉल्व कर रहा है इनको? एक्सेलरेटेड फ्रेम में कोई बैठ के इनको सॉल्व कर रहा है। उसको ओवरकम करने के लिए बोला भैया एक और फोर्स होती है, तुझे फील भी हो रही होगी। बोलता हाँ यार फील तो हो रही है, जब मैं लिफ्ट में ऊपर जा रहा हूँ ऐसा लगता है कि कोई ऊपर से फोर्स लगा रहा है। तो बोल रहा है तू एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा। फोर्स लगाने का तरीका भी बता दिया, बॉडी का मास इंटू फ्रेम की एक्सेलरेशन। डायरेक्शन क्या होगी एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। बोल रहा नीचे वाले बंदे को तू मत लगाना, तेरे लिए फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। अब तुम्हारे आंसर सेम आना शुरू हो जाएंगे। वापस आते हैं कप वाले एग्जांपल पे। देखो फिजिक्स ना तुम्हारे अंदर भगवान ने बचपन से डाल रखी है, बस तुम पढ़ते नहीं हो। जब तुम उस कप को लेके समझो, जब तुम उस कप को लेके मान लो ये कप में चाय थी, ये ट्रे थी,
और ये चाय है जो ऊपर तक लबालब भरी हुई है खतरनाक तरीके से, और तुम इसे लेके चल रहे हो। तुम जानबूझ के ना, तुम्हारी बॉडी बोलती थी तुम आराम से चलो, आराम से मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलो, एसेलरेट मत करो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एसेलरेशन क्या है? जीरो। अगर सोचो एक चींटी यहाँ बैठी होती है, वो इस कप को देख रही होती है, ये कौन सा फ्रेम है? एसेलरेटेड फ्रेम। अगर एसेलरेशन जीरो है तो सूडो फोर्स क्या लगेगी इस पे? जीरो ही लगेगी। एसेलरेशन जीरो, सूडो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एसेलरेशन। अगर तुम एसेलरेट इधर कर रहे हो तो कप पे जो सूडो फोर्स है वो पीछे की तरफ लगेगी। अरे हाँ या ना? इसीलिए तुम कैसे चलते थे? आराम आराम से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर तुम भागना शुरू कर दो एसेलरेशन से, तो इस कप पे क्या लगेगी? सूडो फोर्स लगेगी, और या तो कप पलट जाएगा पीछे की तरफ, या चाय पीछे की तरफ से बाहर आ जाएगी। तभी तुम्हारा दिमाग बोलता था नहीं, आराम आराम से चलो। आराम से क्यों चलो? ताकि कांस्टेंट वेलोसिटी चलो। एकदम भागोगे, एक्सेलरेट करोगे, तो कप पे क्या लगेगी? एसेलरेशन के ऑपोजिट सूडो फोर्स, जिसके कारण कप पीछे पलट जाएगा या फिर चाय बाहर आ जाएगी। तो ये इंस्टिंक्ट दिमाग में डाले होते हैं भगवान ने कि ऐसे करो भैया, ये होती है सूडो फोर्स, समझ जाओ समझ जाओ। हम नहीं समझते। बात समझ में आ रही है? खुद सोचो, अब वो गाड़ी वाला, सर देखो, अगर मैं बाहर से देख रहा हूँ इस बंदे को, गाड़ी चली और ये पीछे गिर गया, क्या मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा इसको किसने पीछे गिराया? मैं बाहर से देखूंगा तो तेरे को तो किसने हाथ भी नहीं लगाया, किसी ने पीछे धक्का नहीं, गिर कैसे गया? लेकिन जो बंदा यहाँ बैठा होगा वो बोलेगा यार जैसे ही गाड़ी चली ना, मुझे भी फील हुई पीछे की तरफ एक फोर्स। जैसे ही गाड़ी चली सर, पीछे की तरफ एक फोर्स फील हुई। वो कौन सी फोर्स है? सूडो फोर्स है। बचपन में इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए बोलते थे इनर्शिया होता है यार, इनर्शिया इनर्शिया होता है, बॉडी नहीं चाहती चलना, वो पीछे रहना चाहती। सिमिलरली अगर ये गाड़ी इस तरफ एक्सेलरेट होती, कहाँ गिरते? इस तरफ गिरते, बिकॉज तुम्हें पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगती, तुम्हारा मास इनटू गाड़ी की एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है? तो जिस चीज को हम बचपन में इनर्शिया के नाम से चूरन खिलाते थे बच्चों को कि इनर्शिया इनर्शिया होता है, वो इनर्शिया इनर्शिया कुछ नहीं होता। दैट इज सूडो फोर्स। जब भी कोई फ्रेम करता है एक्सेलरेट, उसमें रखी बॉडी को एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स। कैसे निकालनी है? नंबर वन, एफबीडी में एक और फोर्स ऐड करनी पड़ेगी। कैसे ऐड करनी है? बॉडी का मास इनटू फ्रेम की एक्सेलरेशन, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। कब ऐड करनी है? जब नीचे से सॉल्व कर रहे हो? नहीं, जब तुम उसी फ्रेम में बैठ के उसको सॉल्व कर रहे हो। बात समझ में आई? अरे हाँ यार, प्लीज समझो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सूडो फोर्स लगाने का। जब बंदा नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के चीज को सॉल्व कर रहा है, लगानी कैसे है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका सर? बॉडी का। एक्सेलरेशन किसकी? फ्रेम की। और डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी। सर ये फोर्स सूडो किसके लिए? नीचे वाले बंदे के लिए, वो नहीं बता पाएगा। खुद सोचो, देखो 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 देखो, एक और एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल, उससे सूडो फोर्स क्लियर हो जाएगी। इमेजिन करो तुम गाड़ी में हो, और तुमने गाड़ी के अंदर ना ऐसे पेंडुलम टांग रखा है। एक बंदा इस पेंडुलम को बाहर से देख रहा है, और तुम यहां बैठ के गाड़ी में देख रहे हो। गाड़ी चली और देखा ये पेंडुलम धीरे धीरे पीछे हो गया। होता है, गाड़ी बिल्कुल तेज जा रही है, देखो मैं इस पेन को ऐसे पकड़ू और मैं आगे गया तो ये कहाँ गया? पीछे की तरफ गया। मैं तुझसे पूछी इसे पीछे किसने धक्का दिया, तू कभी नहीं बता पाएगी इसलिए पीछे क्यों चला गया। कोई बॉडी फोर्स नहीं है जो इसे पीछे कर रही है। लेकिन अगर कोई यहाँ बैठा होता मेरे हाथ में, बोलता नहीं सर जब आपने इसे एक्सेलरेट किया ना तो पीछे की तरफ मुझे फोर्स लगी है। कौन सी फोर्स लगी है? सूडो फोर्स। यानी ये पेंडुलम जब पीछे गया, किस फोर्स के कारण गया? सूडो फोर्स। इसको तो समझ आएगी ये पीछे क्यों गया, बिकॉज इस पे भी लगी होगी। इसको भी ये कभी नहीं बता पाएगा कि ये पेंडुलम पीछे क्यों गया। सारा दिन दिमाग ऐसे ऐसे करता रहे पीछे गया किसने खींचा, ये कभी नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा ये बॉडी पीछे क्यों गई। ये बता देगा यार जब ये एक्सेलरेट हुई ना गाड़ी, मुझे भी फील हुई पीछे की तरफ। तो सूडो किसके लिए है? इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए ये सूडो है। ये तो नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी है। तो एग्जिस्ट करती है इसके लिए, इसके लिए तो ये रियल फोर्स है। होती है सर। ये बोलेगा नहीं दिस इज अ सूडो फोर्स, इसलिए अपनी एफबीडी में ये नहीं लगाएगा इस, ये अपनी एफबीडी में इसको लगाएगा, और दोनों के आंसर से हमारा शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। अब मेरी सारी फोर्सेस खत्म हो चुकी हैं। वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन एंड सूडो फोर्स। अभी सूडो फोर्स के बेसिस में एक मजेदार चीज और करेंगे, पहले तक पहुंचो। सर्कुलर एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल जो होती है वो भी एक सूडो फोर्स है। वो सिर्फ उसको फील होती है वो जो झूले में बैठा हुआ है। नहीं, बाहर वर्टिकली आउटसाइड, मतलब रेडियस के ऑपोजिट। सेंट्रीपिटल लगती है रेडियस के अंदर, अंदर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल लगती है बाहर की तरफ। बंदा बाहर की तरफ उड़ती जाता
लगाने का तरीका समझना। पहली बात, लगानी किसके लिए है? जब तुम खुद फ्रेम में उसी लिफ्ट में बैठ के या उसी चीज में बैठ के सॉल्व कर रहे हो चीजों को। लगानी कैसी है? बॉडी का मास इनटू फ्रेम की एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन क्या होगी? एक्सेलरेशन क्या होगी? सभी सब्जेक्ट में इतना तेज चल रहा है कि फिजिक्स से कुछ ज्यादा प्यार है टीचर? फिजिक्स से ही प्यार है ज्यादा? हम्म। मैथ्स के तो चल बनते भी है ना, चैप्टर भी कितने हैं मैथ्स के? कितने चैप्टर? हम्म। पहली बुक में अच्छा एक ही बुक है तुम्हारी? प्लस टू में दो बुक्स है ना? मैथ्स का तो यार सेंस भी बनता है। पहला चैप्टर कौन सा तुम्हारा? सेट्स। पहला सेट्स है, फिर रिलेशन है, फिर कॉम्प्लेक्स है, ट्रिग्नो है, फिर कॉम्प्लेक्स है। फिर मैथ्स के तो चैप्टर छूटे हैं ना, फिर फिजिक्स के तो बहुत बड़े चैप्टर। स्कूल में केमिस्ट्री में कितना हुआ तुम्हारा? नाम बताया। केमिकल बॉन्डिंग शुरू हुई है। चलिए, सूडो फोर्स एग्जिस्ट करती है। सूडो किसके लिए है? जो नीचे बैठ के सॉल्व कर रहा है वो कभी आंसर नहीं दे पाएगा ये हुआ क्या। अगर मैं एक रस्सी से ना, एक हल्की सी रस्सी से बांध के बॉल को झटके से ऊपर ले जाऊं तो रस्सी टूट भी सकती है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं वो क्यों टूटी, तुम कभी आंसर नहीं दे पाओगे। लेकिन सोचो उस बॉल पे कोई चींटी बैठी होती, वो बोलती सर जब आप झटके से ऊपर लेके गए ना तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगी हमें, जिससे ये रस्सी टूट गई। वो फोर्स क्या थी? सूडो फोर्स थी। तो सूडो फोर्स जो बंदा अंदर ही बैठ के उस फ्रेम से सॉल्व कर रहा है उसके लिए बिल्कुल असली फोर्स होती है। तो ऐसा नहीं है सूडो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, करती है। किसके लिए? नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले के लिए। बिल्कुल असली फोर्स है ये। नीचे बैठा बता नहीं पाएगा क्यों होगा ऐसा। सर ये पेन पीछे की तरफ क्यों गया जब मैं तो आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ? ये पीछे की तरफ क्यों गया तुम नहीं बता पाओगे। लेकिन यहाँ कोई बैठा होता बोलता सर जैसे ही आप आगे एक्सेलरेट हुए मुझे भी पीछे की तरफ एक फोर्स लगी, पेन भी उसी वजह से पीछे गया होगा। तो ये सूडो उस बंदे के लिए जो बाहर से देख रहा है। जो उसी फ्रेम में बैठ के सॉल्व कर रहा है उसके लिए तो ये असली फोर्स है। तो जब तुम चल रहे हो तुम्हारे कब पीछे गिरे तो वो सूडो फोर्स की वजह से गिरे। फ्रेम हुआ एक्सेलरेट, तुम पे लगी पीछे की तरफ सूडो फोर्स, वो पलट गए। कई लोग इसको इनर्शिया ना अभी भी बोलते हैं, सर इनर्शिया ही होता है, इनर्शिया ही होता है। आप खुद सोचो, इनर्शिया को हम कैसे डिफाइन करते थे? अब बॉडी टू कंटिन्यू इट्स स्टेट। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, मोशन पे है तो मोशन में ही रहना चाहती है। हम बस वाला एग्जांपल भी देते थे। अब सोचो बस तो मोशन में है, हम ये बोलते थे कि सर जब बस रुकी ना तो हम आगे क्यों गिरे? कि हमारे पैर बस से लगे थे, वो तो रेस्ट पे आ गए, लेकिन अपर बॉडी अभी भी मोशन में थी तो वो आगे की तरफ जा रही है। अगर मैं इस पेन को पकड़ लूं बस में, अगर मैं इस पेन को पकड़ लूं, अब ये पेन तो बस से नहीं जुड़ा, ये तो मैंने हाथ में पकड़ा है, इसको भी पीछे की तरफ फोर्स लगेगी। यानी वो पक्का इनर्शिया तो नहीं है। इनर्शिया के लिए आपका कोई ना कोई बॉडी उस बस से जुड़ी होनी चाहिए थी। सर मैं आगे क्यों गिरा? ब्रेक लगी तो मैं आगे क्यों गिरा? या फिर गाड़ी चली तो मैं पीछे क्यों गिरा? क्योंकि सर गाड़ी मोशन में आई, मेरे पैर भी मोशन में आ गए, लेकिन मेरी अपर बॉडी अभी भी रेस्ट पे रहना चाहती थी तो पीछे ही रह गई। यहां से तो एक्सप्लेन कर सकते हो आप, ये नहीं बता सकते कि जब गाड़ी चली तो ये पेन पीछे क्यों हो गया। ये सूडो फोर्स की वजह से। फ्रेम हुआ एक्सेलरेट, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी फोर्स है। यहां तक कोई दिक्कत बच्चे? जब भी आप एक्सेलरेटेड फ्रेम से चीजें सॉल्व कर रहे हो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे। अगर फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है तो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, डायरेक्शन इज ऑपोजिट, जिसको नाम दिया है सूडो या फेक फोर्स।
अब इसी का ना इस्तेमाल करके एक मजेदार चीज करते हैं। 5 मिनट की बात है, बस हो गया बच्चे याद है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप वेइंग मशीन पे खड़े हो, मान लो दिस इज माय वेइंग मशीन, जब आप वेइंग मशीन पे खड़े हो तो वेइंग मशीन जो आंसर दे रही है वो किसका दे रही है? आपके वेट का? अरे हाँ है ना। अच्छा नहीं, वेट का नहीं दे रही, समझो, ये मास को भी गोली मारो, वेट ही मान लो, मास और वेट को भूल जाओ, मान लो वेट का तुम्हें लग रहा है दे रही है। अच्छा सर, अगर ये वेट का दे रही होती तो तुम्हारा वेट तो फिक्स है ना, कितना है मान लो, 80 न्यूटन मान लो। जब तुम इस पे कूदे जोर से तो ये रीडिंग बढ़ेगी ना थोड़ी सी। जब तुम मशीन पे कूदोगे तो रीडिंग तो ज्यादा दिखाएगा, तुम्हारा वेट बढ़ गया क्या अचानक से? हाँ, ग्रेविटी की वजह से ही वेट होता है, प्रेशर प्रेशर यहाँ से। अगर ये वेट का आंसर दे रही होती तो तुम इस पे कूदो, जो मर्जी करो, नाचो, वो तो फिक्स रहना चाहिए था आंसर पर, 80 है, मैं नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ, 80 है, मेरा वेट तो 80 है। तो जब तुम इस पे कूद रहे हो तो सर ये बढ़ क्यों रही है? यानी वेट का आंसर तो पक्का नहीं दे रही। सोचो कि किस चीज का आंसर दे रही हो। नॉर्मल रिएक्शन का आंसर दे रही है। जब तुम इस पे फॉर एग्जाम्पल मैं हाथ ऐसे छोड़ दूं, मान लो आ गया दूर, जब मैं इसको दबा रहा हूं तो बढ़ रहा है, तो क्या मेरा हाथ का वेट बढ़ गया? नहीं, क्या बढ़ गया? प्रेसिंग बढ़ गई। प्रेसिंग बढ़ने के कारण कौन सी फोर्स बढ़ती है? नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन का आंसर देती है, वेट का नहीं देती। तो सर वो मेरे वेट के बराबर क्यों आ जाता है? बिकॉज अगर आप एक वेइंग मशीन पे खड़े हो, ये तुम हो, तुम अपनी एफबीडी बनाओ, तुम्हारा वेट इज mg, मशीन ने तुम्हें क्या दिया होगा? नॉर्मल रिएक्शन, और तुम इक्विलिब्रियम में हो, तो n इज इक्वल टू mg आ जाता है, कि नॉर्मल रिएक्शन ही तुम्हारा क्या है? वेट है। लेकिन लेकिन अगर आप डिफरेंट सिनेरियोज देखो तो ये चेंज हो जाएगा, जिसको मैं बोल रहा हूं, हेडिंग डालेंगे, एपरेंट वेट, APPA RENT, apparent weight in a lift, in a lift, apparent weight in a lift। समझना बहुत ध्यान से। सर एक लिफ्ट थी, उस पे मैंने वेइंग मशीन रखी और एक बंदे को खड़ा कर दिया जिसका मास है। सर ये सेम लिफ्ट, सेम वेइंग मशीन, सेम बंदा, इसका मास है, सेम लिफ्ट, सेम वेइंग मशीन, सेम बंदा जिसका मास। यहां पर मैंने एक और बंदे को खड़ा किया जिसको मैं बोल रहा हूं इसके वेट की वैल्यू तू मुझे बताएगा, यानी मशीन पे क्या लिखा आ रहा है वो तू मुझे बताएगा। इस केस में लिफ्ट रेस्ट पे है, इस केस में ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, और इस केस में नीचे एक्सेलरेट कर रही है। याद रखना, जो वेइंग मशीन है, वेइंग, WEIGHING, वेइंग मशीन गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन। वेट नहीं बताती, वो नॉर्मल रिएक्शन। पहले केस में लिफ्ट किस में है? रेस्ट में है। तो इसने क्या किया, इसने इस बंदे की ना एफबीडी बनाई। इसने बोला सर बंदे का वेट लग रहा है mg, और मशीन ने इसे क्या दिया है? नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन सर ये तो रेस्ट पे है, तो ये क्या बोलेगा? n इज इक्वल टू mg, और मशीन ने जो रीडिंग दी वो कितनी आई? वेट के बराबर। अरे हाँ यार। लेकिन जब ये ऊपर एक्सेलरेट हो रही है, ध्यान इधर, ये बंदा कौन सी फ्रेम में है? इनर्शियल नॉन इनर्शियल। अब ये एफबीडी में एक्स्ट्रा चीजें ऐड करेगा, बोलेगा सर बंदे का वेट mg तो लग ही रहा है, मशीन ने इसको नॉर्मल रिएक्शन भी दिया, लेकिन इस बंदे पे सूडो फोर्स भी अब लगेगी, क्योंकि कौन सॉल्व कर रहा है? ये सॉल्व कर रहा है। सूडो फोर्स कितनी होगी? m × a, कौन सी डायरेक्शन में? नीचे। लेकिन इस बंदे के लिए तो अभी भी अरेस्ट पे है, तो ये क्या बोलेगा? n इज इक्वल टू mg प्लस ma, यानी मशीन के जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी रीडिंग बढ़ जाएगी। आपको ऐसा फील भी होता है जब तुम लिफ्ट में ऊपर जाते हो तो ऐसा लगता है कोई आपको दबा रहा है, भारी फील करते हो, और जब ऊपर से नीचे आते हो तो हल्का फील करते हो। क्यों? अगेन, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इसने फिर एफबीडी बनाई, वेट इज mg, मशीन ने नॉर्मल रिएक्शन n दिया, अगर फ्रेम नीचे जा रहा है तो सूडो फोर्स ऊपर की तरफ कितना? m × a। ये बंदा बोलेगा सर अभी भी रेस्ट पे है, ऊपर की फोर्सेस n प्लस m में, और नीचे की फोर्सेस mg, तो अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आई? mg माइनस m। यानी अब जो मशीन में रीडिंग आई, इट इज वेट से कम। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन mg, यहां नॉर्मल रिएक्शन इज लेस देन mg। आप ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो, वो 34 में जो झूले लगे होते हैं ना, वो वाले, दो वाले, उसमें वेइंग मशीन लेके जाना,
जब तुम ऊपर जा और उस पे वेइंग मशीन पे ऐसे खड़े हो, जब तुम ऊपर जा रहे होंगे वेइंग मशीन ज्यादा आंसर देगी तुम्हारे वजन से, और जब तुम घूम के नीचे आ रहे होंगे तो वेइंग मशीन कम आंसर देती है तुम्हारे वजन से, बिकॉज जब फ्रेम नीचे आ रहा है तो सूडो फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन कम हो जा रहा है। जब फ्रेम ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जा रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी इसी नॉर्मल रिएक्शन को एपरेंट वेट बोलते हैं। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द वेट। जब फ्रेम ऊपर जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन वेट, जब फ्रेम नीचे आ रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन इज लेस देन वेट, और इस नॉर्मल रिएक्शन को ही एपरेंट वेट, एपरेंट। इनफैक्ट उस झूले में आपने फील भी किया होगा, जब तुम नीचे आते हो तो पैर ऐसे ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। वो वाला झूला झूला है कोलंबस जिसको बोलते हैं, वो शिप जैसी जो होती है, झूला है कोने में बैठ के, जब वो नीचे आ रही होती है ऐसा लगता है तुम हवा में उड़ने वाले हो। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज तुम पे क्या लग रही है, फ्रेम नीचे आ रहा है तो तुम पे सूडो फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ। तुम्हें ऐसा लगता है कोई तुम्हारे पैर ऊपर उठा रहा है, ऐसा लगता है उड़ जाओगे, सीट को पकड़ लेते हो। और जब ऊपर जा रही होती है तो नीचे की तरफ फोर्स लगती है, दबा रही होती है तुम्हें। जब नीचे आ रही होती है तो पैर ऐसे हवा में ऊपर की तरफ होना शुरू हो जाता है। तो जब फ्रेम नीचे आ रहा है सूडो फोर्स ऊपर लग रही है, फ्रेम ऊपर जा रहा है सूडो फोर्स नीचे लग रही है। बात समझ में आ रही है? प्लीज नोट करेंगे। तो जब फ्रेम रेस्ट पे है तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट। जब फ्रेम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन इज एम जी प्लस एम ए, जब नीचे कर रहा है तो एम जी माइनस एम। इसी को बोला जाता है एपरेंट फील। यानी तुम कब भारी फील करोगे, लिफ्ट में ऊपर जाते वक्त, नीचे आते वक्त? ऊपर जाओ। जब ऊपर जा रहे हो तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है, एम जी प्लस एम ए, वेट से ज्यादा फील करो। नीचे आते वक्त अपने वेट से हल्का फील करो। के बाद जा सकते हैं बच्चे, इनफ है। तो फिर करा क्या रही, तो एनसीईआरटी में भी है यार, फिर तो छोड़ दो। एनसीईआरटी बड़ी है अभी। तो फायदा क्या है यार, मैं तो स्कूल छोड़ दो, डमी कर लो फिर तो, इससे बेटर ही है फिर। टाइम भी वेस्ट करेंगे, सिलेबस भी इतना करा देंगे, फिर मार्क्स नहीं आएंगे, घर वालों से गालियां भी खाओगे। जस्ट एक सेकंड मुझे। ये सब तो कराया ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन वगैरह। एसएल देना बच्चे एक बार। ये लेटेस्ट कौन सी वाली, पुरानी वाली है? इसमें भी होगा। जी एपरेंट वेट इन द लिफ्ट है, इसमें भी होगा। पकड़ना। कैसे सर्च होता है? चलिए लिख लो शुरू। फिर अगर चीजें करानी ही नहीं है फिर तो हाँ, सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, क्या देख। बैंकिंग रोड वगैरह सब करा दिया है। हम्म, ये करा। कौन स्कूल है? कितने चैप्टर हुए? फिफ्थ।
केवीडीएवी वालों को कराया भैया एपरेंट वेट करा है। सारे बच्चे केवीडीएवी में ले लो। प्लीज समझना, जब लिफ्ट रुकी है तो जो मशीन में रीडिंग आएगी वो बिल्कुल आपका क्या होगी, वेट के बराबर। लिफ्ट जब ऊपर आ रही है तो मशीन की रीडिंग वेट से ज्यादा होगी। लिफ्ट जब नीचे आ रही है तो मशीन की रीडिंग वेट से कम होगी, ड्यू टू सूडो। चलो ठीक है भैया, इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं।